topic which we will be covering is objectives of a business. This we will be discussing in today's video कि objective क्या होते हैं business के. As you all know, जो सबसे पहला objective होता है business का वो profit earning होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ other objective भी होते हैं. So we will be discussing about all those objectives in this particular video. So let's go ahead with that. So here, as you can see, we have total 8 of objectives of business, and we are going to discuss only 4 of them in today's video. And in the further video, that is the video which I will be providing you tomorrow, in that video we will be discussing the furthermore 4 which we have not been discussing in today's video. ठीक है. So for the first point, that is first objective of business is marketing standing refers to the पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स. मतलब कि एक तरीके से आप मार्केट स्टैंडिंग को मार्केट शेयर के हिसाब से भी देख सकते हो कि आपकी मार्केट स्टैंडिंग क्या है. मान लो आपका घर है, उसके एक साइड पे मिस्टर शुक्ला की दुकान है और दूसरे साइड पे मिस्टर बर्मन की दुकान है. ठीक है, 2 दुकानें हैं. अब किस दुकान का सामान ज़्यादा बिकता है वो तो कस्टमर पे डिपेंड करेगा ना. अगर कोई हमको अच्छे से डील कर रहा है तो हम उससे सामान लेंगे. अगर उसका सामान हमको प्रोडक्ट ईजिली डिस्काउंट पे मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, तो हम उसका सामान लेंगे. अब पहली बार हम सामान लेने गए मिस्टर शुक्ला के पास, वहाँ पे हमने टेढ़े मेढ़े लिए और वापस आ गए घर. फिर घर आके हमको पता चला कि हमको टेढ़े मेढ़े नहीं लाने थे, हमको अंकल चिप्स लाने थे. तो फिर हम दोबारा गए, हमें अंकल जी से कहा कि अंकल जी हमको टेढ़े मेढ़े नहीं लाने थे, हमको अंकल चिप्स चाहिए थे, बट हम धोखे से टेढ़े मेढ़े ले गए, तो क्या आप ये रिटर्न करेंगे. तो उन्होंने कहा हाँ, हम आपका रिटर्न कर लेंगे. हम बहुत खुश हुए. हमने कहा अब तो हम इन्हीं से ख़रीदेंगे. ठीक, हमें लेना डेली बेसिस पे हम उनसे सामान लेने लगे. एक दिन क्या हुआ कि ये जो शुक्ला जी की दुकान थी वो बंद हो गई. मतलब कि एक दिन के लिए बंद होती है ना दुकानें, तो वो बंद थी. तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, हम मिस्टर वर्मा के पास चले जाते हैं जो हमारे राइट साइड पे थी. हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे कुछ सामान खरीदा और उनसे किसी चीज़ के लिए डिस्काउंट मांगा. वो मतलब मान लो कोई चीज़ MRP पे थी, वो MRP पे ही बेच रहे थे. तो हमने उनसे कहा कि अंकल जी MRP पे बिकता है बट आप MRP से कम कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो इतने पे ही बेचेंगे. तो आपको क्या लगा कि मिस्टर शुक्ला तो हमको डिस्काउंट भी देते थे, रिटर्न पॉलिसी भी रखते थे और फ्रेंडली भी थे. ये तो खड़ूस हैं, पैसे भी नहीं कम कर रहे हैं और रिटर्न पॉलिसी तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी. तो आप किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे? मिस्टर शुक्ला को. अब क्या हो रहा है, आप मिस्टर शुक्ला के पास गए, आप उनसे सामान ले रहे हो, फिर आपने मार्केट में बताया जिन जो आपके दोस्त थे, आपने उनसे कहा कि आप मिस्टर शुक्ला से सामान लो, वो ज़्यादा अच्छे दुकानदार है. इससे क्या हुआ, मिस्टर शुक्ला की जो कस्टमर्स थे वो इंक्रीज़ होंगे. एक दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा और सबको उनका ऐसा फ्रेंडली नेचर अच्छा लगेगा, उनकी पॉलिसीज अच्छी लगेंगी, सब उन्हें सामान खरीदने लगेंगे. एक तरीके से अब अगर मिस्टर शुक्ला के कॉम्पिटिटर कौन हुआ? मिस्टर वर्मा. अब एक तरीके से अगर देखा जाए तो वर्मा जी से ज़्यादा अच्छी कंडीशन किसकी हुई? शुक्ला जी की, है ना. तो क्या हुआ कि मिस्टर शुक्ला की स्टैंडिंग मार्केट में ज़्यादा मजबूत हो गई एज़ कम्पेयर टू हिज कॉम्पिटिटर दैट इज़ मिस्टर वर्मा. ठीक है, समझ में आया. A business enterprise must aim at standing on stronger footing in terms of offering competitive product to its customers and serving them to their satisfaction. अब बेसिकली जो होता है कि बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है हर बिज़नेस का, वो ये होता है कि वो ज़्यादा अच्छे से अच्छी सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके और ज़्यादा अच्छे उस पर मतलब कि वो हो सके, क्या कहते हैं उससे, आप स्टैंडिंग में हम लोग रह सकें. ठीक है. अब अगर आप देखो तो कोई भी कंपनी है, मान लो लाइफ बॉय है, जैसे कि मान लो अभी जियो आया था अभी कुछ साल पहले ही. तो जब वो कई सारे एक्साइटिंग ऑफर्स लाया तो कस्टमर उसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए. अब बाकी लोगों ने अपना सिम पोर्ट करा लिया नए सिम जियो सिम में. ज़्यादा कस्टमर किसके पास आ गए? जियो के पास आ गए, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से. और क्योंकि दूसरी कंपनीज़ की जैसे एयरटेल हो गया और आपका एयरसेल हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, इन सब की पॉलिसीज़ जियो जैसी नहीं थी कि वो 1 GB 2 GB ऐसे देंगे कुछ महीनों तक फ्री और ये सब वगैरह. उनकी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं थी. तो इससे क्या हुआ, नुकसान हुआ दूसरे जो जियो कॉम्पिटिटर थे उनको, क्योंकि जहाँ देखो कस्टमर वहीं जाता है जहाँ पे उसको कम पैसों में ज़्यादा मिले. तो जियो ने वही किया, सब जियो की तरफ अट्रैक्ट हो गए, जियो के कस्टमर्स बढ़ गए तो ऑलरेडी उसका मार्केट शेयर बढ़ गया. कैसे? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब मेरा सामान खरीदेंगे तो मेरी मार्केट स्टैंडिंग ज़्यादा मजबूत होगी. मार्केट
मार्केट में मेरा शेयर ज़्यादा होगा। अगर मान लो मार्केट में 100 लोग हैं और 70 लोग मेरी चीज़ खरीद रहे हैं, तो मेरा मार्केट में शेयर कितना होगा? 70%। और दूसरों को कितना होगा? सबका मिला के 30%। तो मार्केट स्टैंडिंग बेसिकली किसकी ज़्यादा होगी? मेरी ज़्यादा होगी। तो मार्केट स्टैंडिंग यही होती है कि हमारा मार्केट में शेयर कितना है, कितने लोग हमको मार्केट में जानते हैं, कितने लोग हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ज़्यादा लोग प्रोडक्ट हमारा खरीदेंगे, ज़्यादा अच्छी हमारी मार्केट स्टैंडिंग होगी। तो हमको अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छी मार्केट स्टैंडिंग रखनी पड़ती है अगर हम अपने बिजनेस से प्रॉफिट चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? अब जैसे कि आप इनोवेशन का मतलब जान सकते हो कि किसी भी चीज़ में नए आइडियाज़ लाना, नए तरीके से करना कि तो हम कुछ नया कर सकें। ठीक है, तो अगर कोई भी आप मोबाइल कंपनीज देखो, हर हफ्ते नए से नए फीचर्स के साथ फ़ोन आते हैं। पुराने तो हैं ही, लेकिन और भी नए नए फ़ोन आते हैं विद न्यू फीचर्स। अब इससे वो क्या रेफ़र करना चाहते हैं? न्यू फीचर्स इसीलिए लाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा सामान खरीदने पे फोकस करें। ठीक है, अब अगर मान लो कोई भी फ़ोन कंपनी है और वो ऐसे प्रोडक्ट ला रही है जिस प्रोडक्ट में पुराने प्रोडक्ट से ज़्यादा फीचर्स हैं। जैसे मान लो अभी आपके जो फ़ोन चल रहे थे उसमें पीछे से फिंगर सेंसेशन वाले फ़ोन नहीं थे कि फिंगर सेंसेशन दो और फ़ोन बंद हो जाएगा, या फिर आपका फेस का रिकग्नाइजेशन करके फ़ोन चल रहा हो। ऐसा तो था नहीं, पहले दूसरे फ़ोन थे, अभी न्यू ऐसे आए हैं, है ना। तो अब क्या हुआ, जब कस्टमर्स को ये चीज़ दिखी तो उन्होंने वो वाला फ़ोन खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब उस कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ गया मार्केट में, क्योंकि ज़्यादा फ़ोन वाले बिकने लगे। ठीक है, तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी होता है। अब इनोवेशन कंपनी क्या कर सकती है? या तो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में ला सकती है कि जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है उसमें इनोवेशन लिया है, या तो वो जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है उसमें इनोवेशन लिया है, या तो जिस तरीके से वो मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेच रही है उसमें इनोवेशन लिया है। ठीक है, कि जैसे मान लो कस्टमर आया तो काफ़ी कस्टमर फ्रेंडली होना, कस्टमर बैठा तो उसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह प्रोवाइड कर देना, कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये सब हो गया कि हम कस्टमर को कैसे डील कर रहे हैं। प्रोडक्ट में कैसे इनोवेशन लाएंगे कि जो पुराना प्रोडक्ट चल रहा था उसमें कोई नया फीचर लॉन्च कर दें। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल अबाउट इनोवेशन। इनोवेशन का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि वो हमारी सेल को बढ़ा सके और हमारी मार्केट स्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, जैसे कि आप अगर ऑब्जेक्टिव का मीनिंग जानो, जितने भी हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं ना, वो हमारा बेसिकली एंड रिजल्ट्स एम है। मतलब कि हम लोगों को और बिज़नेस स्टार्ट जब हम लोग करते हैं, फिर बिज़नेस चल भी रहा होता है, तो हर साल क्या होता है, कोई ना कोई एक ऐसे ऑब्जेक्टिव हर बिजनेसमैन रखता है कि हमको ये चीज़ तो एंड में पानी है। जैसे कि प्रॉफिट होता है, वैसे कई सारे और भी ऑब्जेक्टिव वो लोग रखते हैं। इससे क्या होता है, वो लोग उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए काम करते हैं, क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्टिव पा लिया उन लोगों ने तो उनका बिज़नेस ज़्यादा अच्छे से चलेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज असर्टेन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। मतलब कि कितना हमने इनपुट लगाया और कितना हमारा आउटपुट गया। ऑब्वियसली हमेशा बिजनेसमैन चाहता है कि उसका आउटपुट जो बाहर जा रहा हो वो इनपुट से ज़्यादा हो। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंश्योर continuous survival and progress, every enterprise must aim at greater productivity through the best use of available resources। अब मान लो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो आपके जो शुक्ला जी थे वो जितना प्रोडक्ट ला रहे थे, मान लो 10 अंकल चिप्स के पैकेट लाए और उनके 5 ही अंकल चिप्स के पैकेट बिके, तो क्या उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है? नहीं अच्छी है, क्योंकि उनका बिक कम रहा है और वो ला ज़्यादा रहे हैं। ऐसे अगर मान लो कोई भी कंपनी आप ले लो, तो अगर मान लो कोई कंपनी 100 फ़ोन बना रही है और उसके एक साल में केवल 50 फ़ोन बिक रहे हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बना तो ज़्यादा रही है लेकिन बेच ज़्यादा नहीं पा रही। तो बनाना और बेचना दोनों ही इक्वल लेवल पे होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम प्रोडक्टिविटी कर पाएँ। ठीक है, और कम से कम पैसों में बनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में बेचना चाहिए, तभी तो मुनाफा होगा। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी। फोर्थ पॉइंट इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बिजनेस में 2 रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, फिजिकल रिसोर्सेज जो कि आपको प्लांट, मशीन्स, ऑफिसेज। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब कि एक रॉ मटेरियल हो गया, वो भी आपका फिजिकल रिसोर्स है। फिर आपकी मशीन्स जिससे वो रॉ मटेरियल आपका फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। और तीसरा वो प्लेस जहाँ पे सारा काम हो, जैसे कि फैक्ट्री हो गया, ऑफिसेज हो गए। और चौथा कौन, जो इन सब चीज़ों को कराए, जो कि आपके हैं एम्प्लॉयज़ और आपके लेबरर्स। ठीक है, तो दीज आर द फिजिकल रिसोर्सेज, जिन फिजिकल रिसोर्सेज की ज़रूरत किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी पर्सन को पड़ सकती है। अगर आप एक दुकान भी खोल रहे हैं तो आपको कौन कौन सी फिजिकल रिसोर्सेज ज़रूरत पड़ेगी? एक तो दुकान की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा आपके जो काउंटर्स बने होते हैं, टेबल ऐसी लगी होती है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी फिजिकल रिसोर्स है। तीसरा जो आपको फिनिश प्रोडक्ट मिलेंगे, जितने भी खाने पीने की चीज़ें, वो भी फिजिकल रिसोर्स ही है। तो ये सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है किसी भी पर्सन को, चाहे वो प्रोड्यूस कर रहा है कोई चीज़ को, चाहे वो केवल सेल कर रहा हो, चाहे वो टर्जरी इंडस्ट्री, चाहे वो टर्जरी काम कर रहा हो, कि इन दोनों के बीच का सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, कोई भी चीज़ करेगा उसको फिजिकल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे हैं, चाहे वो हमारा दुकान खोलने का हो, चाहे वो हमारा बड़े से बड़ी फैक्ट्री डालने का हो, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। वो बात अलग है कि दुकान खोलने में थोड़ा कम पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और फैक्ट्री खोलने में थोड़ा ज़्यादा पैसे होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो हम लोग ना गुड्स की प्रोडक्शन कर पाएंगे, अगर हम फैक्ट्री हैं तो प्रोडक्शन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें कोई भी रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा। अगर हम दुकान खोल रहे हैं तो हम सामान नहीं ला पाएंगे, तो कस्टमर को बेचेंगे क्या, ठीक है ना। तो सप्लाई और प्रोडक्शन की जो डिमांड होती है उसको मीट ऑफ करने के लिए इस फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दीज आर द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज विच आर सो नेसेसरी फॉर एनी बिजनेस टू मेक द बिजनेस ऑन अ रनिंग बेसिस, ठीक है। These were the fourth point. Fifth point is one of the objective of business is to earn profit on the capital employed. अब जो भी पैसा हम बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें उस पर प्रॉफिट चाहिए होगा। अगर मान लो आज हम दुकान खोल रहे हैं और दुकान पे हम कोई भी चीज़ बेच रहे हैं, तो वो हम क्यों बेच रहे हैं? कि हमें मुनाफा हो, नुकसान के लिए तो बेच नहीं रहे। तो हर बिजनेसमैन का बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। हमने बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक में आप लोगों को बताया था। तो वही हमने जो ऊपर जितने ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं ना, वो अदर ऑब्जेक्टिव है, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। तो कोई भी बिजनेसमैन जितने भी पैसा, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो पैसा वो बिजनेस में लगाता है, वो इसी बेसिस से लगाता है कि उसे इतना % रिटर्न, इतना पैसा प्रॉफिट में इस पैसे को लगाने से मिलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी रिफर्स टू द प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कि मान लो हमने 1000 रुपये बिजनेस में लगाए थे और हमको रिटर्न में बाद में 1500 रुपये मिले, तो हमारे कितने पैसे एक्स्ट्रा मिले? 50% ज़्यादा पैसे ज़्यादा मिले, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेबिलिटी। या फिर मान लो हमने 1000 लगाए थे बिजनेस में और हमको 2000 रुपये ज़्यादा मिल गए, ठीक है। 2000 रुपये हमारा, मान लो हमने 1000 रुपये बिजनेस में लगाए और हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर जो पैसा हमको बिजनेस से मिला वो हमारा 2000 था, तो हमें कितने पैसे ज़्यादा मिले? पूरे 1000 रुपये ज़्यादा मिले। तो ये क्या हो गया? 100% प्रॉफिटेबिलिटी हो गई। 100% वैसे होता नहीं है, बट हो भी सकता है अगर आप सर्विस अच्छी, बहुत रेयर केसेस में होता है। तो दीज आर द प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कि कितना आपको पैसे मिले, कितना आपको प्रॉफिट मिला इन कंपैरिजन टू द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय यू इन द बिजनेस। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो हर बिजनेसमैन को एक रीजनेबल प्रॉफिट कमाना पड़ता है ताकि उसकी सर्वाइवल और ग्रोथ हो सके, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा था, अगर बिजनेसमैन लंबे टाइम तक प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं तो वो बिजनेस में नहीं रह पाएंगे, ज़्यादा देर तक उनका बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि कब तक वो लोग अपने पास से पैसा लगाएंगे? एक पॉइंट आएगा ना कि उनके पास पैसा लगाने के लिए पैसा ही नहीं होगा, और कब तक वो लोग दूसरों से फंड रेस करेंगे? उनको प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट भला ही थोड़ा हो लेकिन होना चाहिए कंटिन्यूस बेसिस में। ज़रूरी नहीं कि आपको एक साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट साल बिल्कुल नहीं हुआ, फिर बिल्कुल डाउन होता चला गया, नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हो लेकिन कंटिन्यूस बेसिस पे, ठीक है, ताकि सर्वाइवल मतलब कि बिजनेस चलता रहे और बिजनेस में ग्रोथ भी होती रहे, बढ़ता भी रहे। तो दीज वर द 5 points वी हैव रेड टुडे। That is, first we have discussed market standings, the second were innovation, the third were productivity, fourth one was physical and financial resources, and the fifth one was earning profit. 3 are left, and the leftover 3 ones we will be going to discuss in the next video. Okay, so तब तक आप इन सारे पॉइंट्स को रिवाइज करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सारे पॉइंट्स को पहली बात तो वीडियो देखने के बाद इनका नोट्स बना लेना ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आता है पेपर में, ऑब्जेक्टिव्स आने ही आने हैं, ठीक है। सो टिल देन आप लोग ये वाला वीडियो देखिए, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन, और यू कैन व्हाट्सएप मी और कॉल मी एज पर योर विश, एंड नोट्स बनाते रहना। और ये बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स बहुत